Hello viewers, welcome to Challenger Classes. Myself Shashank Bhatt and I am your chemistry educator. तो बच्चों हम लोग DNF ब्लॉक एलिमेंट्स की एक सीरीज पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज थी उनको कवर कर लिया था। तो आज की क्लास में हम कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना और पोटेशियम परमैंगनेट, तो इन सबको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो दोनों तो नहीं हो पाएंगे, एक को टारगेट करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट को। चलो स्टार्ट हो जाओ पेन कॉपी लेके, है ना, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। और स्लाइड वही वाली है तो एक बार देख लो क्या क्या प्रॉपर्टी पड़ी थी लास्ट क्लास में। कैटालिटिक एक्टिविटी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, एलॉय फॉर्मेशन, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, फिर कुछ क्वेश्चन करे थे। तो आज जो हमें पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट से। ठीक, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में मुझे कुछ बताओगे जरा, क्या होगा ये। देखो पोटेशियम है अलग, क्रोमेट अलग चीज है। तो वहां पे क्या है, जो क्रोमेट है उसमें क्रोमियम नाम का मेटल है जो कि 3D सीरीज में पाया जाता है। तो हुआ ना ये ट्रांजिशन एलिमेंट का कंपाउंड। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट का भी क्या है, ऑक्साइड है। तो दो तरीके के आयंस होते हैं हमारे पास, क्या क्या। एक तो होता है हमारे पास क्या, क्रोमेट ना, पहले आयंस से तो रूबरू हो जाओ। एक होता है क्रोमेट और एक क्या होता है, डाइक्रोमेट। तो ये दो आयंस होते हैं हमारे। ठीक है, अब सर इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जो क्रोमेट होता है उसको तो आप सी आर, ये जी नहीं है, सी आर है। ठीक है, उसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आर है मेरा, ऐसे ही बना दिया साथ साथ। देखो जो क्रोमेट होता है वो होता है Cr O4 2-। और जो डाइक्रोमेट होता है, नाम में डाई आ गया ना, मतलब क्या होंगे, दो क्रोमियम होंगे, Cr2 है ना, O7 2-। तो ये क्या है, क्रोमेट आयन है, ये क्या है, डाइक्रोमेट आयन है। तो सर पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होगा। तो अब तुम समझ सा रहे हो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होना चाहिए, बताना जरा। देखो पोटेशियम क्या हो जाएगा, पोटेशियम की वैलेंसी क्या लोगे, +1 लोगे। और डाइक्रोमेट क्या है, Cr2O7 2-। तो यहाँ पे क्या है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, K2Cr2O7। वैसे तो सबको ये डायरेक्ट याद होता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, बट आप इसको पहली बार सुन रहे हो तो मैंने आपको बना के दिखा दिया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो यही होता है क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसकी हमें एक एक करके बातें पढ़नी है, कैसे बनता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसकी रिएक्शन है ना। तो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो प्रिपेयर किया जाता है वो कहां से किया जाता है, वो किया जाता है आपके पास एक कंपाउंड होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, उसका नाम होता है क्रोमाइट ओर, है ना, क्रोमाइट ओर से बनाया जाता है। सर क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला बता दो। तो क्रोमाइट ओर का जो फॉर्मूला है वो ये है, FeCr2O4, है ना। ये क्या है आपके सामने, क्रोमाइट ओर। तो इससे क्या होता है, प्रिपेयर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब कैसे होता है ना, एक स्टेप में तो होगा नहीं, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो स्टेप 1 में हमारे पास क्या होता है, मतलब पहले स्टेप में हम इस क्रोमाइट ओर को फ्यूज कराते हैं। फ्यूजन मतलब समझो, देखो थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म पढ़ते थे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो उसको कैसे डिफाइन करते थे, सर द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन कन्वर्टिंग 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड फॉर्म। तो फ्यूजन का मतलब होता है कि अगर कोई सॉल्ट है तो उसको आप क्या करो, मेल्ट करवा दो, है ना, लिक्विड में डिसॉल्व करके, और फिर उसकी रिएक्शन कराओ। तो यहाँ पे हम क्रोमाइट ओर का क्या कराते हैं, फ्यूजन कराते हैं किसी मेटल कार्बोनेट के साथ, है ना, यूजुअली सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक है, और उसको फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में या फिर फ्री सप्लाई ऑफ एयर में ट्रीट करा देते हैं। देखो तो स्टेप 1 में क्या होता है, जो क्रोमाइट ओर है उसका क्या होता है, क्रोमाइट ओर इज फ्यूज्ड, है ना, क्रोमाइट ओर को फ्यूज कराते हैं किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि एयर में सप्लाई बहुत ज्यादा है, जितना वहां से ऑक्सीजन यूज करना है आपको कर दो। फ्री सप्लाई ऑफ एयर का मतलब ऑक्सीजन अबंडेंस में है। तो इस चीज की जब मैं रिएक्शन लिखूंगा तो क्या हो जाएगी, देखो क्रोमाइट और क्या है, FeCr2O4, सोडियम कार्बोनेट को भी सब जानते हो, Na2CO3, और ऑक्सीजन को भी हम सब जानते हैं।
तो सर यहाँ से क्या बनेगा, देखो यहाँ से जो फॉर्म होंगी चीजें वो आपके सामने क्या होंगी, पहले तो आपको सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा। तो सर सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा, क्रोमेट ये है सोडियम की +1, तो Na2Cr O4 क्या आ जाएगा, चार्ज। चार्ज मतलब लगाना थोड़ी हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा। और साथ में और क्या बनेंगे प्रोडक्ट, है ना सर, और प्रोडक्ट भी बताओ। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, क्रोमेट क्या होता है, डाइक्रोमेट क्या होता है ना। और प्रोडक्ट क्या बनेंगे साथ में, देखो और जो प्रोडक्ट बनेंगे आपके सामने वो आयरन का ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब इसको बैलेंस करना है ना, तो बैलेंसिंग करने के लिए सीधे ध्यान रख लो 487, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से ही होगा वैसे तो, है ना। अब एक प्रिपरेशन की है तो याद कर लो, तो देख लो अब 4 आयरन है तो यहाँ कितना, 2 और लगा दोगे, है ना। सोडियम कितने हैं 16 और यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ क्या लगा दोगे 8 लगा दोगे। इसको थोड़ा सा मैं हटा रहा हूँ, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। और क्या चीज अनबैलेंस रहती है, ऑक्सीजन, 4 4 जा 16 और 24 यानी कि 40 ऑक्सीजन है, और कितने लगा लिए तुमने 32 6, ये सब बैलेंस है ना। कार्बन देखना जरा, 8 कार्बन है, ठीक, तो इसको तुम लगाओगे यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 8, अब बैलेंस है। तो ये रिएक्शन हमारे पास स्टेप 1 में हो गई। ये क्या ऑब्टेन्ड हुआ है, ये जो ऑब्टेन्ड हुआ है ये क्या है, ये है आपके सामने सोडियम का क्रोमेट, मतलब सोडियम क्रोमेट, है ना। और इसका कलर कैसा होता है, ये जो होता है ये येलो कलर का होता है ना। इसका जो कलर है वो कैसा है, ये येलो कलर का है। तो येलो कलर का क्या ऑब्टेन्ड हुआ आपके पास, सोडियम क्रोमेट। पहले स्टेप की रिएक्शन लिख लो, आगे लिखवाता हूं और, है ना। चलो पहले स्टेप की रिएक्शन क्लियर है, ये क्या था, ये है आपके सामने क्रोमाइट और ये सोडियम कार्बोनेट, ये एयर में से आया होगा, है ना, क्रोमाइट और का है, और ये सोडियम क्रोमेट बन गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम बात करेंगे तो इसको रब कर देता हूं, नोट कर लो, है ना, यहाँ पे आ नहीं पाएगा। चल ये हटा रहा हूँ। स्टेप 2 में क्या होगा, देख लो, अभी भी पॉज करके नोट कर सकते हो। स्टेप 2 में क्या होगा देखना जरा, स्टेप 2 में जो आपका वो बना था क्या, सोडियम क्रोमेट बना था, उस सोडियम क्रोमेट को हम एसिडिफाई कराएंगे, है ना। तो सोडियम क्रोमेट इज ट्रीटेड, यहाँ पे हम इसको ट्रीट कराएंगे किसके साथ, इज ट्रीटेड विथ एन एसिड। तो इसको आप किसके संग ट्रीट कराओगे, एसिड के संग ट्रीट कराओगे। तो जो रिएक्शन आएगी वो देखो क्या आएगी, देखना क्या था, सोडियम क्रोमेट Na2Cr O4 H+ के संग रिएक्ट हो जाएगा, मतलब एसिड से आए होंगे H+। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से अब आपके सामने सोडियम क्रोमेट से अब क्या बन जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, और साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर। इसको भी बैलेंस कर लेना, देखो सोडियम 2 है, 2 है, क्रोमियम 2 है, यहाँ एक ही है तो 2 लगा लो। तो कितने हो गए ये, 2 2 जा 4 सोडियम हो जाएंगे अब, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और कुछ भी निकलेगा क्या यहाँ से, अभी तो सर यही निकलेगा, हाँ Na+ और निकालो ना, Na+ साइंस और दो, तब जाके ये बैलेंस होगा। यहाँ पे इसमें भी 2 लगा देना, सोडियम बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ एक ही है तो 2 लगा दो, 2 4 जा 8 ऑक्सीजन, और यहाँ कितने 7 और 1 8। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस। तो ये जो आपको ऑब्टेन्ड हुआ ये क्या है ना, ये क्या है, ये है सोडियम डाइक्रोमेट। देखो डाइक्रोमेट तो यहाँ भी बन गया, बट ये जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल रहता है। अगर आपको क्रोमेट और का मतलब सॉल्ट चाहिए पाउडर्ड फॉर्म, तो वो पाउडर्ड फॉर्म मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल रहेगा। प्रेसिपिटेट बनाने के लिए सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, तो हम डाइक्रोमेट का कोई ऐसा सॉल्ट बनाएंगे जिसमें उसकी प्रेसिपिटेशन इजीली हो जाए। सोडियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है ना, वो कैसा होता है, वो ऑरेंज कलर होता है। किसी भी डाइक्रोमेट आयन का कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसका पोटेशियम सॉल्ट बना देंगे, है ना। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम सोडियम
डाइक्रोमेट बीइंग हाईली सॉल्यूबल कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, है ना, सॉल्यूबल है ज्यादा तो हम इसकी क्रिस्टल्स नहीं बना सकते। फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको ट्रीट करा देंगे किसके साथ, KCl के साथ, है ना। तो सोडियम डाइक्रोमेट बीइंग हाईली सॉल्यूबल कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, सो वी ट्रीट इट विथ किसके संग, KCl के संग, जिससे क्या बन जाता है, जिससे आपके सामने पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है। और यही तो हमें बनाना था। इसकी क्रिस्टल्स इजीली क्या होंगी, ऑब्टेन्ड हो जाएंगी, कैसी होंगी, ऑरेंज कलर की होंगी। तो इसकी जब रिएक्शन लिखोगे तो देखो क्या आ जाएगी, देखो दिख रहा है ना नीचे, हाँ दिख रहा है। चल तो क्या हम कर रहे हैं, Na2Cr2O7 की रिएक्शन किसके संग करा रहे हैं, KCl के संग। तो यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा, K2Cr2O7, है ना। ठीक, और बैलेंसिंग कर लेना, साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकल जाएगा NaCl। तो जब आप बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 पोटेशियम है, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। देख लो बैलेंस है, सब चीजें, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 2 सोडियम 2 सोडियम। तो देखो ये रिएक्शन क्या है आपके सामने, बैलेंस रिएक्शन है। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गए पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल्स जो कि येलो ऑरेंज कलर के ही होंगे। तो 3 स्टेप में आपने ये रिएक्शन देखी। पहले क्या हुआ, पहले क्रोमाइट ओर को आपने किसके संग ट्रीट कराया, सोडियम कार्बोनेट के संग, जहां से सोडियम क्रोमेट बना। फिर आपने उसको एसिडिक सॉल्यूशन के संग ट्रीट कराया जिससे सोडियम डाइक्रोमेट बनाया। सोडियम डाइक्रोमेट क्या था, हाईली सॉल्युबल था, तो उसके क्रिस्टल्स नहीं बन पा रहे थे, यानी कि प्रेसिपिटेट नहीं ऑब्टेन्ड हो पा रहा था। तो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हमने उसको पोटेशियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया, जिसके लिए KCl के संग रिएक्शन कराई और लास्ट में सोडियम डाइक्रोमेट ऑब्टेन्ड हुआ। बताओ कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, तो नोट कर लो। ठीक है, तो ये हमने प्रिपरेशन कर दी। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है लास्ट में, है ना, कैसे प्रिपेयर करते हैं क्रोमाइट ओर से, तो आ सकता है, तो याद रखनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन हो गई, नोट कर लो। कुछ कुछ फ्लैग की तरह लग रहा है ना, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि आज, तो आज 15 अगस्त है, तो मैं ये कब मिलेगा पता नहीं, मैं तो एडवांस में लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ, है ना, एक एक करके फिर हम लोग अपलोड करते रहते हैं जब भी टाइम मिलता है। तो देखो ऑरेंज ग्रीन वाइट ट्राई कलर बन गया फ्लैग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज होंगी। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने बना तो लिया, जब आपने बनाया तो आपको कैसा दिखा था, ऑरेंज कलर की क्रिस्टल्स, है ना। तो इट इज एन ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन, रेड कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, 2 बार लिख गया, है ना, ये 2 बार आ गया है, सही कर दो सर, कर देते हैं। इट इज एन ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये 2 बार आ गया है, ऑरेंज रेड कलर्ड क्रिस्टलाइन, ये चीज। ठीक है, इसको हटा देना, यहाँ तो ये ऐसे ही हट रहा है, पेंटिंग मत करो सर, जल्दी हटा दो। हाँ हटा रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये लाइन नहीं लिखनी है। ठीक, ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, या सर एक लाइन से काट दो ना सीधे, हाँ ये कर दो, इतना रंगाई पुताई क्यों करी, ये चीज। अरे यार ये है ना, ये नहीं लिखना है आप, है ना, नील कलर नहीं दिख रहा है, ये लिख, ये एक्स्ट्रा आ गया है। तो क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा है, ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरी बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट 670 केल्विन, यानी कि बहुत ज्यादा है, 273 केल्विन 0 डिग्री होता है। सोच लो, उससे माइनस कर लो, 400 के आसपास आएगा ना, 400 डिग्री सेल्सियस। और क्या है, मॉडरेटली सॉल्युबल है कोल्ड वाटर में, कोल्ड वाटर में उतना अच्छे से सॉल्युबल नहीं होता है, तभी तो क्रिस्टल्स बन जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैसे वैसे क्या होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर कोई पूछ ले। पहला क्या, ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टल है। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस यानी कि 670 केल्विन के आसपास है। तीसरी बात, कोल्ड वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है, बट आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं।
अब हमें जो वो दो आयन देखे थे ना, क्या देखे थे, क्रोमेट और डाइक्रोमेट, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है सर, दिखा दो। देखो पहले भाई उनका फॉर्मूला तो तुम्हें पता होना चाहिए। पहले किसका बनाओगे, क्रोमेट का बना देते। पहले हम क्रोमेट आयन का बना रहे हैं। तो क्रोमेट आयन का फॉर्मूला किसी को याद हो तो, अभी तो बात करी थी सर आपने, CrO4 2-, यही तो होता था। अब आपको स्ट्रक्चर बनाने केमिकल बॉन्डिंग में इतना सिखाए जाते हैं, फिर भी आप याद नहीं करते हो। सेंट्रल एटम कौन रहा होगा, क्रोमियम। क्रोमियम यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाएगा, 6। ठीक है, क्योंकि उसकी आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या थी, आर्गन 18 4s1 3d5। पहला लेक्चर जाके देखना, रिवाइज करते रहना, मैं फिर बोल रहा हूँ, कब कहाँ से याद होगा वरना। 4s1 3d5 यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना लेगा। और ऑक्सीजन क्या बनाता है, पाई बॉन्ड भी बनाता है, तो बना देना। और 2 माइनस चार्ज है, तो इस तरीके से। तो ये क्या का स्ट्रक्चर है आपके सामने, क्रोमेट आयन का है। कैसा दिख रहा है, इसी को तो हम बोलते थे सर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना। एक ऐसा स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो सारी क्या है, Cr और ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता रहेगा ना, जीओसी में पढ़ते थे। जरूरी थोड़ी है ये माइनस चार्ज इसी ऑक्सीजन पे हो, आप इसको डीलोकलाइज करा के ऐसे, है ना, इस वाले पे भी ला सकते हो माइनस चार्ज। तो ये माइनस चार्ज हर जगह आ सकता है, मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसीलिए CrO बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम। किस वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस। अगर कोई रीजन भी पूछ ले तो हम रीजन भी बता देंगे किस वजह से है सर, रेजोनेंस की वजह से, है ना। इस वजह से ये, मतलब अब स्ट्रक्चर में बनाना मत, ये वो तो मैंने बना के दिखा दिया है। ठीक है, तो क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर समझ आ गया कैसा है, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे सारी CrO बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है। अगर कोई बॉन्ड ऑर्डर पूछता है तो कैसे निकालोगे, सर ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं ना। अगर कोई यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेता आपसे, तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा दो एटम्स के बीच में पूछा जाएगा। जैसे कि किसमें पूछ लेगा बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो यहाँ पे आप ट्रिक यूज करोगे या फॉर्मूला, वो क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स और डिवाइडेड बाय सराउंडिंग एटम्स। मतलब पूरे स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड्स बने हैं और सेंट्रल एटम को कितने साइड एटम सराउंड कर रहे हैं वो। तो बताओ यहाँ कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बने हैं सर। और सराउंडिंग एटम कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है, 1.5। यानी कि हर Cr और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड तो कंप्लीट है और एक बॉन्ड क्या है, पार्शियल है। मतलब ऐसा होता नहीं है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, आधा बॉन्ड क्या होता है ना। तो सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने से पता लगा कि 1.5 बॉन्ड है ना। तो ये बॉन्ड ऑर्डर। बताओ क्रोमेट और क्लियर है, मतलब आयन क्लियर है। ऐसे ही हम किसका बना लेंगे, ऐसे ही सर हम डाइक्रोमेट का बना लेंगे। क्या बात कर रहे हो, देखो। तो डाइक्रोमेट का पहले तुम यार वो तो बताओ मुझे, फॉर्मूला बता रहे हैं सर। देखो डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला क्या था, डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला था सर Cr2O7 2-। अब ये कैसा हो गया, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम मतलब जो पॉली एटॉमिक हो गया ना, Cr के दो एटम है। तो यहाँ पे जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, एक्स मान के मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताइए। देखो जब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मानोगे, दो क्रोमियम है तो 2x, ऑक्सीजन कितने हैं 7, ऑक्सीजन पे -2, और ओवरऑल भी चार्ज कितना है -2। तो जब तुम यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12, यानी कि +6। और क्रोमियम की ये क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि क्रोमियम क्या होता है, आर्गन 18 4s1 3d5। 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कभी ये लूज करा पाएगा, नहीं करा पाएगा सर। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। और कभी भी जो आपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है और उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, जो आपने x मान के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, तो वहां पे जो लिंकेज होती है वो ऑक्सी लिंकेज होती है। ऑक्सी लिंकेज का मतलब जो आपका सेंट्रल एटम है वो वाया ऑक्सीजन कनेक्ट होंगे, है ना, इस तरीके से। तो इसको जब यहाँ अप्लाई करोगे तो कैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, देखो क्रोमियम 2 है,
वाया कैसे कनेक्टेड है, वाया ऑक्सीजन कनेक्टेड है ना। और अब बॉन्ड पूरे कर लेना, 6 बॉन्ड तो बनाएगा ही है। तो कितने, 7 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन यूज हो गया, 2 बराबर बराबर बांटना, 3 4 है ना, और यहीं बना दो तो कितना हो जाएगा, 5। अब 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं तो उसको भी दिखा दो, और उस पर सिंगल बॉन्ड से बनाओगे तो -4 जाएगा। उधर को दिखा देना, टेट्राहेड्रल दिखाना है, जगह के मारे मैंने ऐसे दिखा दिया। तो ये क्या है, Cr2O7 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रल यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे भी ये वाली जो CRO बॉन्ड लेंथ रहेंगी ये सेम रहेंगी। स्ट्रक्चर समझ में आया। कलर तुम्हें बताइए ये कैसा होता है, ये येलो कलर का होता है ना। कैसे कलर का होता है, येलो कलर का, येलो कलर से लिख भी रखा है, देखो इसका जो कलर है वो कैसा है, येलो कलर है ना। और इनका जो कलर है वो कैसा है, ऑरेंज कलर। अब तुम कहोगे सर कलर तो तब आता था जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था, बट यहाँ पे जो कलर का कॉज है वो कुछ और है, चार्ज ट्रांसफर वाला केस है ना। वो यहाँ डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, बट देखोगे क्या, +6 का मतलब सर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। यहाँ भी क्रोमियम कहाँ होता है, +6 में। दोनों जगह क्रोमियम +6 में ही होता है, यहाँ पे भी जो क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। तो कहोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तो क्रोमियम में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो अब ऊपर जाता है एक्साइटेड स्टेट में, फिर वापस आता है लाइट एमिट करते हुए, कलर तो दिखाएगा नहीं। बट यहाँ पे डी ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं आता है, यहाँ पे जो कलर आता है वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से, यानी चार्ज ट्रांसफर। कोई पूछे क्यों आता है, सिंपल बोल देना, चार्ज ट्रांसफर की वजह से। ठीक, बना लो स्ट्रक्चर। चलो आगे बढ़ते हैं ना, ये हटा देता हूँ, देख लो, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डाइक्रोमेट आयन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर। पहले समझो ऑक्सीडाइज ही क्यों हो रहा है, पहले उससे पहले भी तुम्हें ऑक्सीडेशन का मतलब पता होना चाहिए था। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, क्वेश्चन कराए थे, ऑक्सीडेशन ऑयल गिर गया सर। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, I स्टैंड्स फॉर इज, L स्टैंड्स फॉर लॉस। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो अपना क्या कराएगा, रिडक्शन। और इसके पास और कोई चारा भी नहीं है। देखो डाइक्रोमेट आयन क्या था, डाइक्रोमेट आयन क्या था, डाइक्रोमेट आयन सर ये था Cr2O7 2-। और अभी आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी जो कितनी आ रही थी, +6। और ये क्या है, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्या +6 से ये +7 में जा पाएगा कभी, नहीं, क्योंकि क्रोमियम के पास भाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इतने हैं मैक्सिमम। फिर तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा ना, 4s1 3d5। एब नॉर्मल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होती थी। +6 का मतलब क्या है, +6 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी चला गया, S वाला और D वाला भी। तो जब Cr+6 लिखोगे आप तो केवल आर्गन 18 बचेगा, यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। हालांकि ऑर्बिटल रहेगी, ऑर्बिटल खत्म नहीं होती है, बट वहां इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो मेरे भाई ऑक्सीडेशन इसका पॉसिबल ही नहीं है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से और लॉस हो सकता है, नहीं, तो फिर क्यों, फिर इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, मतलब इसके पास और कोई चारा ही नहीं है, बस ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं सर रिडक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन ही कर सकता है बस, है ना। इट कैन ओनली, यार सही से लिख दो सर, लिख लो। देखो क्या लिखवाना चाह रहा हूँ, पहले इसे हटा दो। देखो ये क्या कर सकता है, केवल गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन। इट कैन ओनली गेन इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट acts as oxidizing agent, that is it itself gets reduced, है ना। वो खुद से क्या हो जाता है,
रिड्यूस हो जाता है तो फिर दूसरे को बचता ही क्या है, ऑक्सीडेशन वाला। ठीक है, ये तो बात बता दी सर आपने। अब ये ऑक्सीडेशन कहाँ शो करेगा, है ना, तो ये ऑक्सीडेशन जो शो करता है, ये ऑक्सीडेशन शो करता है एसिडिक मीडियम, है ना, इसको भी नोट कर लेना। देखो ये जो डाइक्रोमेट है ना, ये ऑक्सीडेशन कहाँ शो करता है, इट शोज ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडेशन शो करता है। मतलब क्या सर, मतलब ये दूसरों को जब ऑक्सीडाइज करेगा तो वहां पे मीडियम जो सॉल्यूशन का होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए। ठीक है सर, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये भी तो बता दो खुद कैसे रिड्यूस होगा। तो देखो खुद कैसे रिड्यूस होता है, खुद क्या है ये, Cr2O7 2- और एसिडिक मीडियम की वजह से क्या लगा दोगे, H+ लगा दोगे, है ना, लगा दिए। थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ बैलेंसिंग करने के लिए। अब ये जो बनाता है कंपाउंड रिड्यूस होने के बाद, वो बनाता है Cr3+। आई बात समझ में, डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में रिड्यूस होने के बाद Cr3+ में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। अब यहां जरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताना मुझे, यहाँ पे कितनी है, अभी तो निकाली थी सर, +6 है, और यहाँ बताओ कितनी है, जितना उस पर चार्ज, यानी कि +3। तो क्रोमियम का देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सर कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए होंगे, उसको हम किससे बताते हैं, उसको हम एन फैक्टर से दिखाते हैं। सर ये एन फैक्टर क्या है, यहाँ पे एन फैक्टर जो है वो क्या है, एन फैक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब क्या सर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन या तो गेन हुए रिडक्शन वाली रिएक्शन में, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एन फैक्टर बोलते हैं। सर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो एन फैक्टर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम, कहाँ पे, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट वाली साइड में। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास किस चीज का, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास एन फैक्टर निकालने का। एन फैक्टर क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन पूरी रेडॉक्स रिएक्शन में ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर रिडक्शन हो रहा है तो गेन हो रहे होंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लॉस हो रहे होंगे। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का हेरफेर हो रहा है उसको हम एन फैक्टर बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन आपको जाते हुए तो दिखेंगे नहीं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज हुआ है। अब इसको जरा यहाँ अप्लाई करो, इसको यहाँ पे अप्लाई करो जरा, है ना, बताओ करके अप्लाई। देखो एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कितना चेंज हुआ, +6 से +3 चला गया, तो चेंज कितना है सर, +3 का है। इनटू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन एलएचएस, क्रोमियम के एटम कितने हैं, 2, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ गया, 6। यानी कि इस रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। और ये रिडक्शन कैसी है, वो मतलब रिएक्शन कैसी है, +6 से +3 जा रहा है, मतलब रिडक्शन है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए होते हैं, गेन, और इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो आप कहाँ लिख दोगे, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो आप उसे यहाँ पे लिख के दिखा दोगे। आ गई बात समझ में। अब सर एटम बैलेंस नहीं है, अगर रिएक्शन को बैलेंस करना भी आना चाहिए, एटम बैलेंस करो, क्रोमियम 2 है यहाँ 1 है, तो 2 क्रोमियम, क्रोमियम सर बैलेंस हो गए। अब आप ऑक्सीजन बैलेंस करोगे, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीजन को एसिडिक मीडियम में वाटर की हेल्प से बैलेंस करते हैं। 7 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं, तो आप यहाँ क्या लगा दो, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लगा दो। अब यहाँ 14H हो गए, यहाँ एक H है, तो यहाँ आप क्या कर दोगे, 14H कर दोगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14H+। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 14H 14H। चार्ज भी देखो बैलेंस होगा, 2- प्लस का 14 तो प्लस का 12, और माइनस का 6 तो प्लस का 6, 2 3 जा प्लस का 6। तो ये बैलेंस रिएक्शन है। कैसे बैलेंस करी, पहले एन फैक्टर निकाला, एन फैक्टर से देखा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो देखा सर 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और रिएक्शन कैसी है, रिडक्शन, तो हमने इलेक्ट्रॉन गेन करवा के लिखे। उसके बाद हमने ऑक्सीजन बैलेंस करा एसिडिक मीडियम में वाटर से, है ना, एटम भी बैलेंस कर दिए जो नहीं थे, और फिर चार्ज बैलेंस किया या हाइड्रोजन एटम बैलेंस किए H+ की हेल्प से, है ना। तो ये थी रिएक्शन। एक बार और अभी क्वेश्चन में आएगी फिर बता दूंगा, लिख लो इसको।
ये तो इसका रिडक्शन नेचर था, अब ये ऑक्सीडाइज कैसे करता है ये भी देख लो, देखो है ना, वो भी तो पता होना चाहिए, तो उसको हम बताते हैं। देखो ये जो डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2 माइनस, है ना, ये ऑक्सीडाइज किसको करता है, ऑक्सीडाइजेस, इट ऑक्सीडाइजेस, आपको कौन कौन से आयन आएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपके सामने पहले नंबर पे जो आएगा वो कौन है, वो है स्टेनस, है ना, स्टेनस को किस में कर देगा, स्टेनिक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। स्टेनस क्या होता है, स्टेनस होता है आपके सामने Sn2+, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, Sn4+ में। इसका देखो ऑक्सीडेशन हो गया, +2 से कहाँ जा रहा है, +4 में जा रहा है ना, तो इसको नोट कर लो, ठीक। क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ ना, पहले किस में था, +2 में, और अब किस में चला गया, +4 में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, नोट कर लो, ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर हम इसको अभी बढ़ा रहे हैं आगे। बैठ जाओ यहीं पे ना, लाइट ऑन करके बैठ जाओ, सर को कॉल कर लो। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, नोट कर लिया होगा अब तक तो, कर लो। चलो तो हम वापस आ रहे हैं फिर से, ठीक है, इसको नोट करो, क्या देखा, डाइक्रोमेट आयन क्या है, डाइक्रोमेट आयन है आपके सामने, रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरों को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, किसको ऑक्सीडाइज किया, देखो स्टेनस को किस में ऑक्सीडाइज कर दिया, स्टेनिक में, मतलब Sn2+ को Sn4+ में ले गया, तो हुआ ना ऑक्सीडेशन, ठीक। इसको आगे बढ़ाते हैं फिर, ठीक है, इसको नोट कर लो सब चीज, और किसे किसे ऑक्सीडाइज करता है, देखो सब कर रहे हैं, और किसे किसे ऑक्सीडाइज करता है, देखो यहाँ, और Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, Fe3+ में, तो ये क्या है, ये यहाँ पे है आपके सामने, जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है उसको अस नाम से लिखते हैं, तो ये फेरस आयंस है, तो फेरस आयंस को किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, फेरस आयंस को फेरिक आयंस में ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, +2 से +3 जाने में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, देखो ऑक्सीडेशन करा दिया ना, और किसे किसे ऑक्सीडाइज कराता है, देखो, और एक होता है तुम्हारे पास नाइट्राइट आयन, फॉर्मूला तो पता नहीं होगा, देखो नाइट्राइट आयन क्या होता है, NO2-, तो इसको कहाँ करा देगा ये चेंज, नाइट्रेट में, नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3-। अब यहाँ पे तुम ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो इसकी, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तभी तो पता लगा पाओगे ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन किसमें है, देखो एक्स मान के निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन है, -2, ओवरऑल कितना चार्ज है, -2, है ना, x-4 इज इक्वल्स टू -1, तो ये कितना आ जाएगा, +3, तो +3 से यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ मेरे ख्याल से +5 आएगा, ऐसे ही निकाल लेना, तो +3 से +5 जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहीं पे अगर मैं एन फैक्टर पूछ लूं, तो एन फैक्टर क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, एन फैक्टर होता था सर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज हो रहा है, 2 का, एटम कितने हैं, एक नाइट्रोजन है, तो एन फैक्टर 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हो रहा है, +1 का, और आयरन एटम कितने 1, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1। एन फैक्टर इसलिए निकालना बता रहे हैं क्योंकि जब आप रिएक्शन बैलेंस करोगे तो उसमें एन फैक्टर का क्या होगा, यूज आएगा, है ना, इसलिए बता रहे हैं एन फैक्टर। चलो, और किसे किसे ऑक्सीडाइज करता है, एक दो एग्जांपल और बता दूं, देखो आयोडाइड को ये ऑक्सीडाइज करता है, जो आयोडाइड आयंस होते हैं ना,
उनको ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन, आयोडाइड आइंस को। तो आयोडाइड आइंस क्या होते हैं देखो, आई माइनस को हम आयोडाइड बोलते हैं, किसमें कर रहा है चेंज, I2 में। तो जब तुम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे इसकी, देखो कितनी है, -1, -1 से कहाँ जा रहा है, 0 में। तो -1 से 0 में जाना मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, डाइक्रोमेट आयन। एन फैक्टर कैसे निकालते थे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज तो एक का ही आया, लेफ्ट पे एटम देखने राइट में नहीं, तो एक का ही चेंज, तो एन फैक्टर कितना रहेगा, 1 रहेगा। और एक आयन होता है आपके सामने क्या, ऑक्सलेट। ठीक है, वैसे तो बहुत हैं, क्वेश्चन में भी आएंगे। तो ऑक्सलेट आयन को किस में कन्वर्ट कर देता है ये, CO2 में। ऑक्सलेट आयन क्या होते हैं, ऑक्सलेट आयन होते हैं C2O4 2-, और इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, CO2। यहाँ इन फैक्टर निकाल के बताना जरा, बताओ खुद से बताओ, आपने बता दिया। देखो पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कार्बन की, एक्स मान के निकाल लोगे तो +3 आएगी, निकाल के देख लेना। और यहाँ कितनी आएगी, +4 आएगी। ठीक, अब चेंज देखो आप कितने का है, पहले बताओ ऑक्सीडेशन हुआ है, हाँ हुआ है, +3 से +4 जा रहा है, तो चेंज कितने का है, 1 का। और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। लेफ्ट हैंड साइड वाले देख रहे हैं, वहां नहीं थे, राइट में थे तो नहीं करा, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 2। तो आपको एन फैक्टर निकालना आना चाहिए ताकि आप रिएक्शन को बैलेंस कर सको। ठीक है, इतना छापो, फिर एक आध एग्जाम्पल के साथ इसको कराते हैं। चलो आ जाओ, रब कर दूं, आ जाओ फिर आगे क्वेश्चन होगा हमारे पास। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द आयनिक इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑन आयोडाइड। मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट आयोडाइड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। तो अभी आपने देखा पोटेशियम डाइक्रोमेट खुद का रिडक्शन कराता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन। इसी को आपको कैसे लिखना है, आयनिक इक्वेशन में, मतलब आइंस के साथ लिखना है, एटम के साथ नहीं लिखना है। तो डाइक्रोमेट आयन क्या था, Cr2O7 2-, और एसिडिक मीडियम में वो कैसे रिएक्ट कर रहा था, देखो पहले के लिए समझा रहा हूं मैं, क्या था, Cr2O7 2-, ऐसे था। और एसिडिक मीडियम में किस में चेंज हो जा रहा था, एसिडिक मीडियम में सर ये चेंज हो रहा था Cr3+। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था वो आपने एन फैक्टर से निकालोगे। एन फैक्टर कैसे निकालोगे, उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सर +6 है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, रिडक्शन हो रहा है। एन फैक्टर कैसे आता था, एन फैक्टर आता था चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 की हो रही है, देखो +6 से +3 जा रहा है। कितने एटम है लेफ्ट हैंड साइड पे, क्रोमियम के 2, तो इसका इन फैक्टर कितना है, 6, पहले भी बताया था, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। और रिएक्शन कैसी है, रिडक्शन रिएक्शन है, +6 से +3 जा रहा है, तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आप गेन करा के लिख देना, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, हो गया ना। अब इसको बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या बता रखा है, पहले एटम बैलेंस करो, यहाँ 2 क्रोमियम है, यहाँ एक ही क्रोमियम है, तो 2 लगा दो, है ना। फिर क्या करोगे, फिर आप किसे बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को, यहाँ 7 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी नहीं है, तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं वाटर की हेल्प से। ठीक है, तो कर देना, 7H2O आ गए। अब वहां कितने H हो गए, 14, और यहाँ पे एक ही है, यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या लगा दोगे, 14। अब देखो सब चीज बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है और एटम भी बैलेंस है। तो ये तो क्या रिएक्शन हो गई, ये आपके सामने रिडक्शन रिएक्शन हो गई। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन के लिए तो हमें ऑक्सीडेशन वाला पार्ट भी चाहिए होता है। तो देखो आयोडाइड किस में ऑक्सीडाइज होता है, अभी बताया था, I- किस में ऑक्सीडाइज होता है, I2 में। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, -1, यहाँ कितना, 0। एन फैक्टर कितना आ रहा है इसके लिए, 1 आएगा। देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1, एटम भी 1। लेकिन अब हुआ क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप उसको राइट हैंड साइड में दिखाओगे। अब क्या देखो एटम बैलेंस है, नहीं सर, यहाँ 2 आयोडीन है, यहाँ एक। ठीक, क्या चार्ज बैलेंस है, नहीं, यहाँ 2 नेगेटिव है, यहाँ एक, तो आप 2 नेगेटिव लगा दोगे। तो देखो अब दोनों रिएक्शन अलग अलग बैलेंस हैं, लेकिन जब आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो आपको ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आने चाहिए। याद करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फाइनल सेल रिएक्शन, हम क्या बोलते थे सर, कैथोड और एनोड की रिएक्शन को इस तरीके से बैलेंस करो कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएं। तो कैसे कैंसिल होंगे बताओ, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2, इस रिएक्शन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो यहाँ पे भी 6 हो जाएंगे, ये राइट हैंड साइड पे 6, ये लेफ्ट हैंड साइड पे 6 कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल जो रिएक्शन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, Cr2O7 2 नेगेटिव, साथ में क्या 14H प्लस आइंस आ जाएंगे, और साथ में क्या, फिर नीचे आ जाओ, 2 3 जा 6 आई माइनस आएंगे, दो तो पहले से 3 से मल्टीप्लाई हो गई पूरी रिएक्शन, तो कितना हो गया ये 6 आई माइनस। और इधर वाले पार्ट में क्या बच रहा है, 2Cr3 प्लस और 7H2O, और क्या बच रहा है, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होगा इधर, यहाँ एक I2 था, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3I2। तो ये हमारे पास क्या है, आयनिक रिएक्शन डाइक्रोमेट आयन की, कब, जब वो आयोडाइड्स आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है। आई बात समझ में, बताओ। ये तो मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, ये भी बताई थी, बस अब इनको जोड़ के कैसे लिखना है, जोड़ के ऐसे लिखना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए, उसके लिए आपको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ये क्या थी, ऑक्सीडेशन। तो दोनों को जोड़ के हमारे पास क्या आ गई, रिडक्शन रिएक्शन। ध्यान इतना रखना कि रिडक्शन में गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो LHS में लिखोगे इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन में लॉस होता है तो RHS में लिखोगे इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस करोगे और हाइड्रोजन को H प्लस आयन से बैलेंस करोगे। ठीक है, लिख लो, और एग्जाम्पल कराते हैं, चलो नोट कर लो। और फिर से लिखा एक आध रिएक्शन, दूसरे कलर से लिख। अब किसको करना है, Fe2 प्लस सॉल्यूशन को, मतलब Fe2 किस में कन्वर्ट होता है, Fe3 में। एक बार सर उसकी और लिख के दिखा दो, डाइक्रोमेट की वही रिएक्शन है, फिर से बता रहा हूँ, देखो सेकंड पार्ट है। डाइक्रोमेट आयन क्या है, Cr2O7 2 माइनस, एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक मीडियम में Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। एसिडिक मीडियम मीन्स क्या, H प्लस। अब एन फैक्टर निकालो, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती थी, यहाँ जब निकालते थे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आती थी, और यहाँ निकालोगे तो +3 आएगी। तो चेंज कितने का हुआ, चेंज 3 का हो रहा है, इनटू एटम कितने हैं 2, तो एन फैक्टर क्या आता है 6। तो हम वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे फिर ऐड करके लिखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब क्या एटम बैलेंस है, नहीं, यहाँ 2 क्रोमियम है, यहाँ 1, तो यहाँ से 2 लगा दिया। क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, नहीं, यहाँ 7 है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो ऑक्सीजन को वाटर की हेल्प से बैलेंस करोगे। यहाँ 14H होगा, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे आप 14H प्लस लगा दोगे। अब ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, और ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, आधी है बट बैलेंस है, रिडक्शन हो रहा है ना, +6 से +3 जा रहा है। अब दूसरी चीज क्या है, Fe2 प्लस, इसको ये ऑक्सीडाइज कराता है, तो ऑक्सीडाइज करा के ये कहाँ चला जाएगा, Fe3 प्लस। यहाँ जरा इन फैक्टर बताना क्या आएगा, सर ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो भाई, जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन। तो +2, यहाँ कितनी है +3, चेंज कितना आया ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 का, एटम कितने हैं 1, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, और रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन, +2 से +3 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, आप राइट हैंड साइड में लिख दोगे। अब इस रिएक्शन को हमें क्या बनाना है, फाइनल सेल रिएक्शन या फाइनल रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 है, तो क्या करोगे, यहाँ आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। ये रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके सामने क्या आ जाएगी, फाइनल रिएक्शन आ जाएगी। फाइनल रिएक्शन लिखने के लिए सबको ऐड कर दो, देखो इसको इक्वल टू के साइन की तरह समझा करो, इधर 6 इलेक्ट्रॉन, इधर 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बच रहा है, Cr2O7 2 माइनस, और साथ में क्या 14H प्लस, और इधर कितने हो जाएंगे, अब ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 Fe2 प्लस, इधर वाला चीज पूरी हो गई, उधर क्या बच रहा है 2 क्रोमियम 3 प्लस, और 6 की मल्टीप्लाई इससे हुई होगी तो 6 Fe3 प्लस, और साथ में क्या है 7 वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो फाइनल रिएक्शन बैलेंस है क्या, एटम के टर्म्स में भी और चार्ज के टर्म्स में भी, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 14H 7 2 14H, 6 Fe 6 Fe, चार्ज चेक कर लो, 2 माइनस और 14 का प्लस, तो प्लस का 12 और प्लस का 12 कितना 24, ठीक है, 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 और 6 प्लस का 24, तो देखो चार्ज भी बैलेंस है। तो ये क्या है आपके सामने ओवरऑल रिएक्शन है, बताओ आई समझ, तीसरी रिएक्शन खुद बताओगे, H2S है, थोड़ा पेचीदा भी है ये, बता देता हूँ, देखो आयनिक लिखनी है, तो
आयनिक लिखने के लिए पहली वाली रिएक्शन तो सेम रहेगी, अब फिर से तो नहीं बताना है, अब डायरेक्ट लिख दूं। देखो पहली रिएक्शन क्या रहेगी, Cr2O7 2 माइनस, है ना, 14H प्लस, इसको सीधी याद भी कर लोगे तो भी कोई 6 इलेक्ट्रॉन, समझा दिया है, अब इस बार मैंने डायरेक्ट लिख दी 2Cr3 प्लस 7H2। ये रिएक्शन तो आती थी, बताओ क्रोमेट की आती थी कि नहीं। अब क्या करना है आपको, ये H2S वाला पार्ट और लिखना है। तो H2S में देखो सल्फर कैसे प्रेजेंट होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा H2 माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फाइड भी बोल देते हैं। तो ये H2 माइनस को ऑक्सीडाइज जब करेगा तो सल्फर में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ -2, और जब भी कोई अपनी नेचुरल स्टेट में होता है तो 0। तो यहाँ पे चेंज कितने का हो रहा है, 2 का। एटम कितने हैं, 1, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 2। बट प्रोसेस क्या है, -2 से 0, यानी कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहे हो। तो रिडक्शन नहीं है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आप लॉस करा के दिखा दोगे, चार्ज बैलेंस, एटम बैलेंस, बट फाइनल में इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है। ये क्या था, ये सल्फाइड था, और ये क्या था, सल्फर था। तो सल्फाइड को सल्फर में बदल देगा, और फाइनल रिएक्शन लिखने के लिए आप इसको प्लस मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि दोनों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब मल्टीप्लाई करके लिख देना फाइनल रिएक्शन, Cr2O7 2 नेगेटिव, साथ में क्या आ जाएगा 14H प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3H2 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2Cr3 प्लस 7H2। तो सारा खेल आप देख रहे हो एन फैक्टर का है और बैलेंसिंग का है, इक्वेशन तो आ ही जाएगी फिर। तो फाइनल जो रिएक्शन आ रही है वो ये आ रही है 3S है। देख लो सारी चीजें बैलेंस होंगी इसमें, ठीक है। क्रोमियम भी बैलेंस होगा, चार्ज भी बैलेंस होगा, सल्फर भी बैलेंस होगा। चार्ज देखना 2 और 14 प्लस 12 माइनस 6 6, 2 3 जा 6, चार्ज भी बैलेंस है। तो ये क्या थी, फाइनल रिएक्शन थी हमारे पास। बताओ रिएक्शन बनाना आ गई है ना, ऐसे ही कोई भी दे देगा और आपको रिएक्शन बना। तो क्रोमेट की डाइक्रोमेट की रिडक्शन रिएक्शन हमेशा यही रहेगी, सीधी याद भी कर सकते हो। ऑक्सीडेशन के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि डाइक्रोमेट किस चीज को किस चीज में ऑक्सीडाइज करता है। जैसे ही आपको वो पता लग जाएगा, आप चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दोगे, वहां से आप एन फैक्टर निकाल लोगे। नोट कर लो, पॉज कर लो, चलो रब करना, ठीक है। आगे कुछ है हमारे पास, है ना। क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये एप्लीकेशन पार्ट शुरू होता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, कहीं पे क्या हो, कहीं पे आपके सामने वो प्रेजेंट हो, Cl माइनस आइंस, है ना, तो उसके डिटेक्शन के लिए होता है। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट यूज होता है किसके लिए, यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ, मतलब किसी कंपाउंड में Cl माइनस आइंस है या नहीं, बट वो कंपाउंड होना कैसा चाहिए, आयनिक, है ना। तो आयनिक क्लोराइड्स की डिटेक्शन में यूज, डिटेक्शन मतलब कोई सॉल्यूशन मैंने तुम्हें दे दिया, उसमें Cl माइनस आइंस हैं या नहीं, तो आप क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की हेल्प से बता सकते हो। सर एक बार बता दो ये होता क्या है क्रोमाइल क्लोराइड। देखो क्रोमाइल क्लोराइड जो होता है वो कैसे होता है, सपोज करो कोई भी आपके सामने क्या है, कोई भी आपके सामने आयनिक क्लोराइड है ना। आयनिक क्लोराइड है जैसे कि NaCl, NaCl की रिएक्शन जब आप किसके संग करा दोगे, NaCl की रिएक्शन जब आप ये पोटेशियम डाइक्रोमेट के संग करा दोगे तो क्या होगा, एसिडिफाइड में कराना है ना, मैं बैलेंस नहीं करके बता रहा हूँ। तो एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होगा CrO2Cl2, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। तो ऐसा टेस्ट जिसमें क्रोमाइल क्लोराइड फॉर्म हो जाए। अब आपको क्या पता है ये क्रोमाइल क्लोराइड है, तो बेटा ये गैसियस होता है, वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है, और इसका जो कलर होता है वो समथिंग रेडिश ब्राउन कलर होता है ना, ब्राउन रेड कलर का, ब्राउन रेड वेपर्स होती है। तो जिस सॉल्यूशन में से ब्राउन रेड वेपर्स निकलेंगी आप बता दोगे वहां पे क्लोराइड आयनिक, आयनिक में ही लगेगा, जैसे NaCl कोवेलेंट क्लोराइड्स में नहीं लगेगा, है ना। तो किसके लिए यूज होता है, आयनिक क्लोराइड्स के डिटेक्शन के लिए। कैसे, किसी भी क्लोराइड किसी भी सॉल्यूशन में आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला, एसिडिफाइड, थोड़ा सा हीट भी करना पड़ जाए तो कर दें, और वेपर्स निकलने रेडिश ब्राउन कलर की, तो वो किस वजह से निकल रही है, क्रोमाइल क्लोराइड की वजह से। और वो क्या कंफर्म कर रहा है कि उस सॉल्यूशन में Cl माइनस आयंस है। तो एक इसका ये यूज है ना, इसको लिख लो।
रिएक्शन मतलब क्रोमाइल क्लोराइड पूछा जा सकता है, बाकी ऑर्गेनिक में इनको पढ़ेंगे, एटार्ड रिएक्शन में आएगा ये। ठीक है, रब कर दूं। आगे क्या है हमारे पास, पोटेशियम डाइक्रोमेट के यूजेस हैं। पहला कहाँ पे है, क्रोमाइल क्लोराइड, वही टेस्ट जो आया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड मतलब क्या होता है सर, एजो कंपाउंड मतलब होता है जिसमें क्या हो, जिसमें एन डबल बॉन्ड एन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, तुम्हें पता है अच्छा। लेदर इंडस्ट्री फॉर क्रोम टैनिंग, मतलब जो एनिमल्स की हाइड होती है ना, स्किन, उसको आगे मतलब प्रोसेस करने के लिए ये सॉल्ट डालते हैं क्रोमियम का। और क्या है, कैलिको प्रिंटिंग एंड डाइंग, मतलब कैलिको वर्ड आया कैलीकट से। कैलीकट एक जगह है, वहाँ पे फैब्रिक्स पे पेंटिंग होती है, टाइल्स पे होती है, तो उसमें भी हम डाइक्रोमेट के सॉल्ट्स का यूज कर लेते हैं। कलर तो इनका होता ही है ना, तो ये इनके यूजेस थे। एक बात इंपॉर्टेंट जो बताना रह गई वो ये कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं ना। जो क्रोमेट होता है, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट क्या होते हैं, आर इंटर कन्वर्टेबल, इसमें इनटू ईच अदर, मतलब क्रोमेट और डाइक्रोमेट एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। बट सर ऐसा होगा कब, है ना, ये भी तो पता होना चाहिए सर, ऐसा कब होगा। ऐसा तब होता है डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पीएच अगर सॉल्यूशन का चेंज होगा तो क्रोमेट किस में चेंज हो जाएगा, डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा। लिखो इसको, फिर उसकी रिएक्शन लिखवाता हूँ, है ना। देख लेता हूँ एक बार रिएक्शन क्या थी। लिख लो जल्दी से, मैं रिएक्शन देख लूँ इसकी क्या है, फिर बताता हूँ आपको। जो क्रोमेट सॉल्यूशन है वो डाइक्रोमेट में कब बदलेगा सर, ये बता दो जरा, है ना, बता रहा हूँ, इसको लिख लो जरा। पहले रह गया था, अब स्लाइड में मैंने लगाया नहीं। तो क्रोमेट कब बदलेगा, डाइक्रोमेट में, है ना। क्रोमेट आयन H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट में। और वहीं उसका उल्टा, अगर डाइक्रोमेट में आप क्या डाल दोगे, डाइक्रोमेट में आप बेस डाल दोगे, है ना। लाइन मिट गई यार, ये कब है, फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड कब आएगी रिएक्शन, जब आप क्या डाल दो, OH माइनस। तो दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे। क्रोमेट कैसा होता है, येलो कलर का, डाइक्रोमेट कैसा होता है, ऑरेंज कलर का। अगर आप क्रोमेट सॉल्यूशन को एसिडिक बनाओगे तो वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को बेसिक बनाओगे तो वो क्रोमेट में। तो कब कन्वर्ट हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द पीएच, है ना, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, रिएक्शन भी लिखोगे क्या इसकी, देखो रिएक्शन भी लिख के बता देता हूँ, इसको नोट कर लो। रिएक्शन लिख लो, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दी है, देखो। क्रोमेट से डाइक्रोमेट कम बन रहा था एसिडिक में, तो क्रोमेट तुम्हें पता है क्या होता है ना, CrO4 2 माइनस होता है। अब इसमें क्या करोगे, इसमें आप एसिडिक मीडियम यानी कि H प्लस आइंस ऐड कर दोगे, तो ये क्या बना दे रहा है, डाइक्रोमेट, Cr2O7 2 माइनस। अब बैलेंस कर लो, यहाँ क्रोमियम 2 है, यहाँ 1 है, 2 Cr, यहाँ 2 4 जा 8, 8 ऑक्सीजन होगा, यहाँ 7 है, तो एक क्या कर दो, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। और वाटर के H किससे बैलेंस होते हैं, H प्लस से। तो ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब आपका पीएच कैसा है, जब आपका लो पीएच है, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन है। और उल्टा कब होगा, उल्टा भी बता दो सर। उल्टा मतलब क्या, डाइक्रोमेट जो है आपका क्रोमेट में कब कन्वर्ट होगा, है ना, Cr2O7 2 माइनस। जब आपका मीडियम कैसा होगा, बेसिक, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट में, CrO4 2 माइनस, है ना। बैलेंसिंग कर लेना, 2 क्रोमियम है, यहाँ क्या लगा देना, 2, 8 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ 1 बैलेंस ही है ना। वाटर लगाना पड़ेगा क्या, हाँ सर लगाना पड़ेगा, तो लगा दो H2। अब हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप 2 लगा देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके सामने, सब बैलेंस है, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 और 2 9, 8 और 1 9, है ना। तो ये वाली रिएक्शन कब है, ये वाली रिएक्शन है आपके सामने हाई पीएच में।
यानी कि जब आपका पीएच कैसा है, बेसिक। ये पॉइंट स्टार्टिंग में रह गया था तो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। ठीक है, क्या है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट आपस में इंटर कन्वर्टेबल में। क्रोमेट से डाइक्रोमेट कब होगा, जब सॉल्यूशन एसिडिक, और डाइक्रोमेट से क्रोमेट कब होगा, जब सॉल्यूशन बेसिक। मैंने रिएक्शन भी लिख के बता दी। ठीक है, उसको नोट कर लो। यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट से जुड़ी जितनी बातें थी हमने कवर कर ली। बनाते कैसे हैं, क्रोमाइड ओर से। फिर स्ट्रक्चर कैसा होता है क्रोमेट डाइक्रोमेट का, वो देखा। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, मेल्टिंग पॉइंट, कलर, सॉल्युबिलिटी। देन ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखा, है ना। +6 में है तो ऑक्सीडाइज ही हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर उनकी रिएक्शन देखी ऑक्सीडेशन वाली। देन कुछ यूजेस देखे, और ये पॉइंट जो रह गया था कि आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डाइक्रोमेट में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में पर मैंगनेट यानी कि पोटेशियम पर मैंगनेट की MnO4 के साथ मिलते हैं। तब तक आप इसके पढ़ो, और आप अपना टाइम लेने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई करते रहो। टाटा बाय बाय।